वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रुप 13 के हैलाइड्स का केमिस्ट्री, उनका लेविस एसिडिक कैरेक्टर, ये सब बातें हमने, और उनका एग्जिस्टेंस, लाइक कौन डाइमर बनाता है, कौन मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। और उसी हैलाइड्स को आगे एक्सटेंड करते हुए हम आज का जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ हैलाइड्स इन वाटर। वैसे इन ब्रीफ आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, तो बट यहाँ पे हम दोबारा से एक बार उस पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली कि किस तरह से सोल्यूबिलिटी अफेक्ट करती है इन हैलाइड्स की। तो मैं सबसे पहले लूंगा आपके सामने बोरोन का एक हैलाइड BCl3। सिमिलरली मैं एल्यूमिनियम का भी ले सकता हूं। एक मैं ग्रुप 2 का मेंबर ले लेता हूं, बेरिलियम का हैलाइड BeCl2। ग्रुप 14 के कुछ हैलाइड्स उठा लेता हूं, लाइक एक CCl4 ले लेता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक SiCl4 ले लेता हूं, वही ग्रुप 14 का हमारे पास हैलाइड है, ये भी सिलिकॉन का। तो इनके अंदर अगर वाटर डाला जाएगा तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हम इन डिटेल डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा बोरोन ट्राइक्लोराइड्स के साथ वाटर का सोल्यूबिलिटी एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसके बाद इन तीनों पे बात करूंगा जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट। ये देखिए, बोरोन ट्राइक्लोराइड में हम लोग अभी ये क्लियरली समझ चुके हैं कि बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, और जब हम वाटर उसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा। सी, बहुत सिंपल वे में रिएक्शन लिखूं तो BCl3 प्लस वाटर दैट गिव्स BOH थ्राइस प्लस HCl। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको कुछ ऐसे भी दिखा सकता हूं, BCl3 प्लस वाटर दैट गिव्स BOH4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस 3HCl। तो किस तरह से ये मैं प्रोडक्ट्स की प्रेडिक्शन कर रहा हूं, उसके लिए हमें BCl3 का वाटर के साथ एक बार रिएक्शन देखना है कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। सी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल होती है। प्रेजेंटली अगर आप बोरोन को देखें तो बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जहां उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स के साथ इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकता है। रिजल्टिंग इस बोरोन के पास जब ये खाली ऑर्बिटल में चौथा बॉन्ड बनेगा तो वो इस ऑक्सीजन की हेल्प से बनने वाला है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से बनने वाला है। रिजल्टिंग ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जस्ट एक फॉर्मल चार्ज है जो B पे नेगेटिव और O पे पॉजिटिव दिखा रहा हूं। ये बोरोन अब आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, उसकी चारों ऑर्बिटल्स अब हाइब्रिडाइज्ड हैं। दो जो फिल्ड थी, रादर 3 जो फिल्ड थी और एक जो वैकेंट थी, उन सबने हाइब्रिडाइजेशन कर रखा है, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये चौथा बॉन्ड ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। अब जब मैं ये सिचुएशन क्रिएट करता हूं तो उस टाइम पे बोरोन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां Cl को आउट करने की कोशिश करेगा, और O जो पॉजिटिव चार्ज पोजेसिंग है वो यहां से प्रोटॉन को रिलीज करने की कोशिश करेगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि हर एक बॉडी अपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहती है। तो ये आपका BOH बन गया, यहां पे अब दोबारा से 2 क्लोरीन लग गए और बोरोन की वो ऑर्बिटल एक बार फिर खाली होगी। तो इस तरह से बोरोन पे एक OH और 2 Cl अटैच हो जाते हैं। अब एक बार फिर एक और वाटर का मॉलिक्यूल बोरोन की इस खाली ऑर्बिटल्स में दोबारा से अटैक कर सकता है, क्योंकि बोरोन फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। ये बोरोन का एक अजीब ही कैरेक्टर होता है, जब खाली ऑर्बिटल्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन करने की कोशिश करता है, जैसे ही ऑर्बिटल फिल हो जाती हैं वो वहां से उस एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। तो सी है, ये एक बार फिर वही वाटर का मॉलिक्यूल ठीक वैसा ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का यहां पे कोशिश। बोरोन एक बार फिर यहां 4 बॉन्ड बनाता नजर आएगा, एक Cl, दूसरा Cl और एक OH।
अब O अपना पॉजिटिव हटाने के लिए यहां से H छोड़ता है, B अपना नेगेटिव हटाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को छोड़ेगा, आइदर Cl को या OH को। तो आप चेक कीजिए दोनों में कौन वीक बेस है, वही आसानी से निकल पाएगा। Cl नेगेटिव वीक बेस होता है, वो आसानी से यहां पे निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। हमारे पास जो स्पीसीज बनेगा वो होगा BOH, BOH और एक Cl। सी है ये, यहां से यहां से फिर यहां से फिर आपका ये सीन क्रिएट हो गया। एक बार फिर बोरोन की वही सिचुएशन, एक बार फिर वाटर आएगा यहां पे अटैक करेगा, उसका H निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा। फाइनली हमारे पास बन जाएगा BOH थ्राइस। आप चाहें तो ये रट्टा मार के भी याद रख सकते हैं कि पी ब्लॉक के मेंबर्स हैलाइड स्पेशली अगर sp sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो मैंने सिर्फ आज सारे एग्जांपल इन 3 हाइब्रिडाइजेशन के पिक किए हैं। तो जब आप उसके अंदर वाटर डालते हैं और उसके पास खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो तो एक Cl हटता है और उसकी जगह पे एक OH लग जाता है। ये आपका BOH थ्राइस बन चुका है। आप कहेंगे सर खाली ऑर्बिटल्स तो अभी भी पड़ी हुई हैं, क्या अब वाटर अटैक नहीं कर सकता? तो मैं बोलूंगा हाँ अभी भी कर सकता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि अब नहीं कर सकता। अब जब वो अटैक करेगा इसकी खाली ऑर्बिटल में, तो यही समझने की कोशिश कीजिए, ये उस ऑक्सीजन ने अटैक किया उस बोरोन की खाली ऑर्बिटल्स पे, रिजल्टिंग O पे पॉजिटिव आ गया और B पे नेगेटिव। तो O अपना पॉजिटिव हटाने के लिए H को यहां से आउट कर देता है, बट B अपना नेगेटिव हटाने के लिए OH को आउट नहीं कर पाता। रिजल्टिंग, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आसानी से आउट नहीं हो पाता। रिजल्टिंग आपके पास ये इस तरह का एक आयन बन के एग्जिस्ट करेगा, जो कि मैंने सेकंड पार्ट पे दिखाया था। बट अगर आप BOH थ्राइस भी लिख देते हैं तो वो भी एनफ रहेगा, आप उसके भी पूरे अवार्ड के हकदार रहेंगे अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो। ये BCl3 का वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अगर मैं बेरिलियम का क्लोराइड देखूं तो सी हियर, ये आपके पास बेरिलियम था, वही sp हाइब्रिडाइज्ड, और यहां उसके पास खाली ऑर्बिटल्स रहती थी। तो सिमिलरली अगर मैं वाटर यहां पे डाल रहा हूं तो ऑक्सीजन यहां इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन यहां अटैक करेगा तो ये आपका कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। फिर O अपना पॉजिटिव हटाने के लिए H और बेरिलियम क्लोराइड को आउट कर देगा, रिजल्टिंग हमारे पास बन जाता है BeOHCl। एक बार फिर दोबारा से बेरिलियम फिर वापस वही खाली ऑर्बिटल्स के साथ हो चुका है। एक बार फिर वाटर यहां पे अटैक करेगा और Cl को यहां से आउट करेगा। ये आपका बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। जब आप बेरिलियम क्लोराइड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरह से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता नजर आएगा। आप कुछ आगे भी इस तरह का कंपाउंड बनता देख सकते हैं यहां, जहां दो और वाटर मॉलिक्यूल्स आके इसकी खाली ऑर्बिटल्स में अटैक करके BeOH42 नेगेटिव टेट्रा हाइड्रोक्सो बेरिलेट, कुछ लंबा चौड़ा नाम है ये, इसके पर्टिकुलर रूल्स रहते हैं नाम बोलने के, जो आपको अभी 11th क्लास में नहीं समझाए जाएंगे। बट आप देख सकते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाने पे क्या बना रहा है। इधर आप ये आयन लिख सकते हैं या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। तीसरा केस मैं यहां पे ले रहा हूं CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मैं देखना चाहता हूं कि यहां वाटर डालने पे क्या होने वाला है। तो यू विल फाइंड कि यहां पे किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई सोल्यूबिलिटी नहीं होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड आप इनसोल्यूबल पाएंगे वाटर के अंदर। वाई दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिए यहां मैं कार्बन दिखा रहा हूं आपको एक्साइटेड स्टेट में, जहां कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, उसकी लास्ट वैलेंस शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है प्रेजेंटली। 4 क्लोरीन्स यहां पे आके जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है, और कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही नहीं। रिजल्टिंग वाटर यहां पे आके अटैक कर ही नहीं सकता, रिजल्टिंग किसी तरह की कोई रिएक्शन की फिजिबिलिटी नहीं होगी, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप ये सोच सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन के पास तो खाली ऑर्बिटल्स हैं, वहां तो कोई परेशानी नहीं है। सी है, ये आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड था, जहां ये तो फील्ड ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूं मैं। आप क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे
तो वो 3s2, 3p5 और 3d ये खाली बड़ी होती है 3d ऑर्बिटल्स। तो क्लोरीन के पास खाली ऑर्बिटल्स होती हैं d, बट वो भी वाटर का अटैक शो नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज यहां पे आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोराइड आयन है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, और वो Cl नेगेटिव वाटर के लोन पेयर्स को यानी कि नेगेटिव क्लाउड डेंसिटी को अपने पास फटकने नहीं देगा, रिजल्टिंग यहां पे कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज था, वहां खाली ऑर्बिटल है नहीं। आउटर एटम्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, पर वहां नेगेटिव चार्ज है, रिजल्टिंग CCl4 और वाटर में किसी तरह की कोई रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो बिल्कुल भी सोल्यूबिलिटी शो नहीं करेगा। अगर मैं यहां कार्बन टेट्राक्लोराइड को रिप्लेस करके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ले आता हूं, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में आप ऑब्जर्व कीजिएगा किस तरह से सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस इसे सोल्यूबल बना देगी। सिलिकॉन का एक्साइटेड स्टेट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो कार्बन से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। सी है, ये यहाँ 3s है, ये 3p है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, 3d ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस है वहां पे खाली, तो वाटर को अब अटैक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। रादर सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स वहां पे जा सकते हैं, क्लोरीन पे जाने की तो उनको आवश्यकता ही नहीं है। सी है, ये आपका वो क्लोराइड SiCl4 जहां सिलिकॉन के पास खाली ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस। सो वाटर यहां पे अपने लोन पेयर्स के साथ इसकी खाली ऑर्बिटल्स में अटैक करने की कोशिश करता है। आपके पास देखिएगा ध्यान से क्या बन रहा है, यहां O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और ये 4 Cl लगे हुए हैं सिलिकॉन पे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है तो उसकी वजह से सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये अपना पॉजिटिव निकालने के लिए, खत्म करने के लिए H+ छोड़ेगा और ये Cl नेगेटिव छोड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही सीन दोहराया जा रहा है जैसा BCl3 में था। अब आपके पास सिलिकॉन के फिर 4 बॉन्ड बन गए, जहां 3 क्लोरीन और 1 OH लगा हुआ है। फिर इस सिलिकॉन की खाली ऑर्बिटल्स पे एक वाटर आके अटैक करेगा, Cl को आउट, फिर एक और वाटर का अटैक, Cl को आउट, फिर एक और वाटर का अटैक और Cl को आउट। मतलब अगर SiCl4 के अंदर वाटर डाला जा रहा है, ये पुराना लिखा हुआ है CCl4 वाला, तो ये आपको SiOH4 प्लस 4HCl प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर के अंदर सोल्यूबल अपीयर होगा। अब वो क्रैम्ड एरिया जोन याद रखें, एक क्लोरीन हटाना है, उसकी जगह एक OH लगाना है, क्योंकि स्पीसीज sp3 हाइब्रिडाइज थी तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई स्पीसीज ऐसी ले लूं जहां पे सपोज कीजिए d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हों, जैसे कि Cl5 है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो वहां पे सीन कुछ ऐसा नहीं होता जैसे मैं यहां पे अभी बता रहा था। तो उसमें क्या होता है, जब आप एक वाटर का मॉलिक्यूल डालते हैं तो एक ऑक्सीजन ऐड होता है और 2 हैलोजन आउट होते हैं, एक ऑक्सीजन ऐड और 2 हैलोजन आउट, इस तरह से POCl3 बनता है। और फिर ये आपका d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड स्पीसीज था, जबकि ये विदाउट d ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके अंदर जब मैं वाटर डालूंगा तो 3 Cl हट जाएंगे और उसकी जगह पे 3 OH लग जाएंगे। तो हालांकि मुझे PCl5 की सोल्यूबिलिटी यहां समझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये P ब्लॉक का हैलाइड जरूर है, बट क्लास 12th में ग्रुप 15 स्टार्ट होता है, तो वहां 12th क्लास के अंदर जब आप ग्रुप 15 पढ़ेंगे तो उस टाइम पे d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड हैलाइड्स की सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। आज मुझे लगता है हमें उसके ऊपर कोई किसी तरह की बात नहीं करनी है। अगर मैं इन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, जैसे मैं कार्बन का हैलाइड ले लेता हूं CCl4, सिलिकॉन का हैलाइड ले लेता हूं SiCl4, या बोरोन का हैलाइड ले लेता हूं BCl3, और मुझे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंडेंट है। आयनिक कंपाउंड में अलग कहानी सुनाई थी, वहां पे लैटिस एनर्जी एक डिसाइडिंग फैक्टर था, आयनिक कैरेक्टर एक डिसाइडिंग फैक्टर था, यहां पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक डिसाइडिंग फैक्टर है। लाइक इन दो में अगर मैं देखूं तो मुझे ये देखना होगा कि इन बॉन्ड्स को तोड़ने में कहां मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। जहां ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली CCl4 थर्मली मोर स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू SiCl। तो इस तरह से मैं थर्मल स्टेबिलिटी को भी जज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करके मैं उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, हाइड्रोजन के साथ बोरोन के कंपाउंड। टिपिकली कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए जाना जाता है और एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ
हाइड्राइड्स है हमारे पास बोरोन का। बेसिकली मैं 3 तरह से इसके हाइड्राइड्स को कैटेगराइज कर सकता हूं। एक हमारे पास आते हैं नीडोबोरेन्स, ये फैमिली है। एक हमारे पास आता है अरेक्नोबोरेन, और एक हमारे पास आता है क्लोजोबोरेन। जनरल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं नीडोबोरेन्स का, तो ये BnHn+4 है, इसका BnHn+6 है, और इसका BnHn है। BnHn, जहां n कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब लोगों को याद होगा क्लास 10th के अंदर हमें कार्बन के चैप्टर में होमोलोगस सीरीज समझाई जाती थी, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो वहां एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला बोलते थे CnH2n+2, एल्कीन का बोलते थे CnH2n, या एल्काइन का बोलते थे CnH2n-2, और इस तरह की कई और होमोलोगस सीरीज भी बनती हैं। अभी आने वाले चैप्टर में हम उनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो ठीक वैसी ये सीरीज है नीडोबोरेन की, अरेक्नोबोरेन की और क्लोजोबोरेन की, जिसमें नंबर ऑफ बोरोन के हाइड्राइड्स होते हैं। आप जस्ट n की वैल्यू पुट करते जाइए तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये आपके पास बनता है B2H6। बस इसी को मुझे पढ़ना है यहाँ पे, बाकी आप फैमिली बनाते जाइएगा। ये बहुत सारे बोरेन्स बन सकते हैं, हमें उसकी केमिस्ट्री का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ B2H6 को पढ़ते हैं, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं डाइबोरेन। क्लास 11th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, व्हाट इज द बॉन्डिंग एंड नेचर ऑफ द बॉन्ड्स इन डाइबोरेन। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब सा टाइप ऑफ द बॉन्ड हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस डाइबोरेन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन अगर बताऊं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप रिकॉल करें BH3 कैसा है। पहले एक बार इसका बनाने का स्ट्रक्चर कोशिश करते हैं हम लोग सिंपल बॉन्डिंग के थ्रू। तो हाइब्रिडाइजेशन यूज करूंगा मैं उसके अंदर। ये आपके पास बोरोन था एक्साइटेड स्टेट में, 3 बॉन्ड बनाने थे उसको, तो रिजल्टिंग वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इस बोरोन के पास एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का, जिसमें sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर ये आपका BH3 फॉर्म होगा। लेकिन क्योंकि बोरोन यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया हुआ, हाईली अनस्टेबल है, किसी तरह का कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, रिजल्टिंग कोई डोनर अगर आ गया तो उससे पेयर को एक्सेप्ट करने में तैयार है, और अगर नहीं आया तो वो अपने ही जैसे किसी दूसरे BH3 के साथ एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लाइक दिस इट विल बी एग्जिस्टिंग। ये मैं आपको BH3 दिखा रहा हूं 2, जहां पे ये एक डाइमर बना के एग्जिस्ट करता नजर आएगा। ये B2H6 है, मींस जो BH3 है वो B2H6 में बदल जाएगा, डाइमर की फॉर्म में बदल जाएगा अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। और इसी B2H6 के अंदर जो ये बॉन्ड्स दिखाए हैं मैंने, इन बॉन्ड्स के कैरेक्टर को हम यहां एक्सप्लोर करेंगे। सी, आपको यहां पे 2 तरह के बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं। मैं यहां पे बॉन्ड्स की टाइप, बॉन्ड का फॉर्मेशन और हाइब्रिडाइजेशन तीनों पे बात करूंगा। तो ये जो आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ऐसे, ये 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, इन 4 बॉन्ड्स को मैं बोल सकता हूं ये टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। इनको 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा गया है। क्या मतलब है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का? यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इन 2 सेंटर्स के बीच में इन्वोल्ड है। सिमिलरली यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इन 2 सेंटर्स के बीच में इन्वोल्ड है। ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड, और सिमिलरली एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड। लेकिन मैं इसको कुछ ऐसे बोलता हूं कि ये एक बॉन्ड है ब्रिज्ड बॉन्ड, नेमिंग इट ब्रिज्ड बॉन्ड। ये ब्रिज बना रहा है 2 बोरॉन्स के बीच में, और सिमिलरली ये एक आपका बॉन्ड है ब्रिज्ड बॉन्ड। इसको मैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलता हूं। 3 सेंटर्स हैं, ये 3 सेंटर्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ यहां पे, इसीलिए मैं इसको एक बॉन्ड का नाम दे रहा हूं। आप 2 बॉन्ड्स बोलेंगे तो हाफ हाफ बॉन्ड ऑर्डर के 2 बॉन्ड बोल सकते हैं, मुझे उसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। बट आप सिंपली याद रखें, ये एक ब्रिज्ड बॉन्ड है, ये दूसरा ब्रिज्ड बॉन्ड है, ये 4 टर्मिनल बॉन्ड्स हैं।
ये कुछ ऐसा होता है कि बीच से थिक होता है और साइड से थिन होता है। ये दो BH बॉन्ड्स प्लेनर हैं, लाइक एक बॉन्ड ऐसे आपकी तरफ निकल रहा है, दूसरा बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है। सेम ये 4 बॉन्ड्स, एक आपकी तरफ निकल रहा है, एक बोर्ड के पीछे जा रहा है, और ये बोर्ड से ऊपर और नीचे की तरफ थिक सा बनाना लाइक शेप होता है, इसलिए इसको एक कॉमिक नेम दिया गया है बनाना बॉन्ड। तो ये जो बनाना बॉन्ड है, ये बनाना बॉन्ड B2H6 की पहचान है। तो इसको मैं क्यों बोल रहा हूं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और इनको क्यों बोल रहा हूं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका पर्टिकुलरली क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा बोरोन का, ये सारी बातें हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सी है, मैं यहाँ पे आपको 2 अलग अलग बोरोन्स दिखा रहा हूं। ये एक बोरोन है, लेफ्ट साइड वाला समझ लीजिए आप, जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 2s2p कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये राइट साइड वाला बोरोन है, जहां अगेन आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं विद 2s2p कॉन्फ़िगरेशन। अब 6 हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स को मैं जस्ट सर्कल से दिखा रहा हूं। ये 6 आपके पास हाइड्रोजन हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी बोरोन ने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर लिया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वाई sp3? क्योंकि बोरोन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाने, तो 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी, चारों हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक बोरोन की, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे बोरोन की। सी, मैं यहां पे साथ साथ स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट करता चलूंगा। तो ये मेरा वो बोरोन है जिसकी ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं दिखा रहा हूं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी खाली दिखा रखा है। ये दूसरा बोरोन है और इसकी भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूं, जिसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को यहां भी मैंने खाली दिखा रखा है। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और ये यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पे आता है और ओवरलैप करके अपना बॉन्ड बना लेता है। Cl ये बन गया। एक और हाइड्रोजन आता है इसी बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये बन गया। तो ये 2 टर्मिनल बॉन्ड्स बन गए B और H के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 ही सेंटर्स के बीच में, तो इसकी वजह से मैं इसको बोल रहा था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये बोरोन भी सिमिलरली ऐसे ही 2 बॉन्ड्स बना लेता है। ये देखिए, ये एक H लग गया, ये दूसरा H लग गया, तो ये भी हमारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब 2 H बचे हुए हैं। एक H अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा, 2 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा। इस बोरोन की फील्ड ऑर्बिटल से, इस बोरोन की वैकेंट ऑर्बिटल से, और खुद अपना एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए था। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के पास था, हाँ ये ऑर्बिटल खाली थी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन 3 ऑर्बिटल्स में, बोरोन की ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन की ऑर्बिटल में और इस बोरोन की ऑर्बिटल में इन्वॉल्व रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। ये 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है। सिमिलरली यहां पे एक खाली ऑर्बिटल है, एक फील्ड ऑर्बिटल, एक ये H आ गया फील्ड ऑर्बिटल के साथ। तो अब ये 3 सेंटर्स, एक बोरोन की ऑर्बिटल, एक H की ऑर्बिटल, एक बोरोन की ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक ब्रिज्ड बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते नजर आएंगे, जहां आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो बोरोन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहां एग्जिस्ट करेगा और इस तरह से टर्मिनल और ब्रिज्ड बॉन्ड बनते आपको नजर आएंगे। स्क्रीन पे एक बार फिर फोकस करें। ये लेफ्ट साइड में मैंने B2H6 का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जहां पे मैं कुछ ऐसा शो कर रहा हूं कि ये जो ब्रिज्ड बॉन्ड था, इसमें जो BH बॉन्ड का डिस्टेंस है वो 134 पिकोमीटर है, जबकि टर्मिनल बॉन्ड स्लाइड शॉर्टर है, 119 पिकोमीटर डिस्टेंस है। एंगल्स को थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा, ये 120 होता है, अंदर वाला ये 90 होता है और 2 बोरोन्स के बीच का गैप वो 178 पिकोमीटर है। ये क्या हमें क्रैम करके रखना चाहिए याद? तो मैं कहूंगा हाँ, थोड़ा सा 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लें। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ सवाल है। हालांकि डेटा को लेके बहुत ज्यादा सवाल नहीं रहता है, बट फिर भी कोशिश कर लें आप, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड बड़ा था और कौन सा BH बॉन्ड छोटा था, या एंगल्स कहाँ पे ज्यादा कम है, तो उससे थोड़ा इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन आसान रहता है। कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, उसकी 2 बड़ी सिंपल सी रिएक्शन मैंने यहाँ दिखा रखी है। हालांकि रट्टा मारने की रिएक्शंस है, कुछ लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, कर सकते हैं बट कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा करने में। वो H नेगेटिव जो हाइड्राइड दिख रहा है वो बोरोन की खाली ऑर्बिटल्स में अटैक करके F हटा के BH3 बनाता है और फिर वो डाइमर की फॉर्म में B2H6 बन जाता है। या ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। BH3 था, उसके पास H नेगेटिव आया, BH4 नेगेटिव बन गया
और सोडियम आयन उसके साथ अटैच्ड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 12th क्लास में पढ़ेंगे, 11th में नहीं आएगा कहीं पे ज्यादा। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आयोडीन के साथ ट्रीट किए जाने पे बोरोन का ये डाइमर डाइबोरेन बनाता है। प्रॉपर्टीज में यहां 3 रिएक्शन मैंने हाईलाइट किए हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाना हो तो B2H6 में एक्सेस NaH डाल दिया जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है। अगर B2H6 में लिथियम हाइड्राइड डाल दिया जाए तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है। ये सभी, चाहे B2H6 था, चाहे NaBH4 है, चाहे LiAlH4 है, सभी बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरीज में आते हैं। और जब हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनको हम यूज करते हैं। और ये लास्ट रिएक्शन देखें, इसी डाइबोरेन के अंदर अमोनिया को लो टेम्परेचर पे जब डाला जाता है तो ये एक स्पेशल अजीबोगरीब तरह का कंपाउंड बना रहा है B3N3H6। इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन या इसको बोराजीन भी बोला गया है, या एक और नाम भी इसका जनरली पॉपुलर है बोराजोल। तो ये क्या है इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन या बोराजोल, जो भी मैं बोल रहा हूं। तो आप देखें, बेंजीन हमें पता है सबको, एक कार्बन का और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, साइक्लिक बेंजीन C6H6 कुछ ऐसा करके रहता है। 10th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी बताया जाता था, बट 11th क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से इसे डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, जहां पे ये सारे कार्बन रहते हैं और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच रहता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह का ये हमारा बेंजीन रहता है। ऑर्गेनिक बेंजीन भी मैं इसको बोल सकता हूं, जो रेजोनेंस कर रहा होता है। और अगर मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करूं तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जहां ये पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम जाते हैं। वहीं इस B3N3H6 को दिखाऊं तो देखने पर ये भी बिल्कुल कुछ कुछ हमें वैसा ही अपीयर होगा जैसे बेंजीन था, सी लाइक दिस। ये मैं आपके सामने उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर रहा हूं। ये आपका B3N3H6 बनता है। यहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है और बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल्स रहती हैं। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, मैं यहीं ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा इस बेंजीन वाले को हटा के। तो उसमें क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ इसकी खाली ऑर्बिटल्स में आ जाएगा, बोरोन की खाली ऑर्बिटल्स में, ऐसे कुछ रेजोनेंस होता है। मुझे लगता है थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है आपके लिए, मैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब रेजोनेंस को पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज अगर नहीं भी कर पा रहे तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना बेहद जरूरी है कि ये आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बोराजीन के। और देखने में वहां पे भी पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, यहाँ लोन पेयर पाई और पाई लोन पेयर में घूमता रहेगा। इस स्ट्रक्चर को ही बोला गया है इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन जैसा अपीयर होता है। हालांकि बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, बेंजीन में जो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं दोनों रियल स्ट्रक्चर में इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, बट यहां पे ऐसा नहीं होता। ये ज्यादा कंट्रीब्यूटर होता है, ये लेस कंट्रीब्यूटर होता है, बट क्योंकि अपीयरेंस कुछ कुछ वैसी है, इसलिए हम इस बोराजीन को, इस साइक्लिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम देते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी हम लोगों ने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ी है। बोरोन के स्पेशली एक ही हाइड्राइड के ऊपर डिस्कशन किया। कुछ थोड़ा सा पार्ट बचता है जिसमें हम बोरिक एसिड के ऊपर, एक बोरेक्स कंपाउंड के ऊपर केमिस्ट्री उसकी क्या है, वो छोटा सा पार्ट समेटते हुए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 14 के अंदर एंटर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। गुड बाय।